हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम मॉड्यूल ए का चैप्टर 5 विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्कशन हम कर रहे हैं। ओके, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी टेल यू कि ये जो क्लास है वो फ्री ऑनलाइन क्लासेस के हमारे सीरीज का पार्ट है। तो वी आर कंडक्टिंग फ्री ऑनलाइन क्लासेस for the three components of JAB exam, that is PPP, AFM and IEIFN। और ये रेगुलर क्लासेस आपको वीक डेज पे 7 o'clock को मिल जाएंगे, जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक जो एग्जाम में आ सकता है, आगे हमारे एग्जाम में आ सकता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है पहली बात तो। दूसरा, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मंडे को मेघा मैम पीपीपी की क्लास लेते हैं, ट्यूसडे को निशांत सर एएफएम की क्लास एंड वेंसडे को मेरी आईआईएफएस की क्लासेस होती हैं। तो आपको चैप्टर और यहाँ पर टॉपिक्स भी जो है सेशन के वो दे दिए जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन से पार्ट का, कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट अब कवर हो चुका है। और यही चीज़ रिपीट होती है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आई होप यू विल बी वॉचिंग द अदर लेक्चर्स ऑल्सो। वीकली हम इस तरीके से आपको जो है टाइम टेबल भी दे देते हैं, सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू, राइट। तो हम यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्कशन कर रहे हैं इन दिस सेशन। तो सबसे पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम समझ चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी इकोनॉमी के लिए। वो फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो सकता है, या फिर दूसरे तरह का भी हो सकता है। बट वी हैव सीन इंफ्रास्ट्रक्चर के वेरियस टाइप्स भी हम देख चुके हैं, एंड पिछले एक सेशन में हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। कंपैरेटिवली कैपिटल एक्सपेंडिचर लो होता है इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट यहाँ पर वेलफेयर जो है वो हाई होता है। वेलफेयर हाई होने का मतलब क्या है? लोगों का की भलाई, राइट। एक बहुत ही लेमन टर्म्स में हम ये समझ सकते हैं कि वो हाई होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी क्रिएट किया जाता है। अब इसको और क्लियरली समझ लेते हैं कि भलाई भाई कैसे कर रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेल्थ, देन एजुकेशन, इन चीज़ों को लाकर हम बहुत ही अच्छे तरीके से ये इंश्योर करते हैं कि जो ह्यूमन हैं उसके, ह्यूमन या फिर जो पीपल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। अगर उनकी हेल्थ सही होगी तभी तो वो अच्छे से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर वो अच्छे से एजुकेटेड होंगे तभी वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, इज़न्ट इट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि ह्यूमन, मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट अच्छे से हो। ह्यूमन्स की डेवलपमेंट अच्छे कैसे होगी? हेल्थ अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी तब होगी। और इससे हम कोशिश करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल बिल्ड हो और मेंटेन हो। इससे क्या होता है, वी कैन इंश्योर कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर रहे। एजुकेशन अच्छी है, अच्छे स्किल सेट है तो अच्छा जॉब मिलेगा, या फिर अच्छे जगह पर आप प्लेस होंगे, या फिर अच्छे से आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, अपना वेंचर खोल सकते हो। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी हाई रहेगी और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इंश्योर करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब थोड़ा ब्रॉड होता है। क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, ग्रोथ का मतलब नंबर्स में हम इंक्रीज तो देखते हैं कि यार जीडीपी पहले 100 रुपये था, आज के डेट में 200 हो गया, ठीक है। पर ये जीडीपी जो बढ़ा है इसके वजह से रिच एंड पुअर को कितना बेनिफिट हुआ है, तो वो चीज़ भी हमें देखनी होगी, ठीक है। अगर रिच को भी हुआ है, पुअर को भी बेनिफिट हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, राइट। इट इज़ नॉट जस्ट रिच एंड पुअर, डिफरेंट जो हमारे हम कह सकते हैं कि कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल में भी वेरिएशंस आ जाते हैं। कई सारे कम्युनिटीज़ हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, राइट। तो इनका भी डेवलपमेंट अगर हो रहा है, इनका भी, इनको भी फ़ायदा हो रहा है, इनको भी बेनिफिट हो रहा है बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ, देन दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जेंडर और जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा दैट इज पार्ट ऑफ द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ट्रेन या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो के अगर हम देखें तो एक कोच वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। इसी तरीके से कई सारे साउथ इंडियन स्टेट्स में यू विल सी कि बस के कुछ सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं फॉर वुमेन, राइट। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू किया जा रहा है।
तो दैट इज पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फैमिली वेलफेयर भी एक पार्ट है इसमें, जहाँ पर फैमिली वेलफेयर हम कह सकते हैं किस तरीके से होगा। एक तो जो चाइल्ड बर्थ है वो प्लान्ड हो अच्छे से, राइट। इसके साथ में जो बाकी चीज़ें हैं रिलेटेड टू अ फैमिली, वो सारी चीज़ें प्लान्ड हो, राइट। तो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली सारी चीज़ें, तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर। एंड एसेंशियली हम पॉपुलेशन से रिलेटेड इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है दैट विल बी पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अब इसमें कुछ इनिशिएटिव्स या फिर जो डेवलपमेंट हुआ है इन इंडिया, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के तहत 2.5% का कंट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए टू द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द जीडीपी। ये चीज बाय 2025 इंश्योर किया जाए, तो वो दिया गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज हमारा जीडीपी है, तो उसमें 2.5 रुपीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना चाहिए। ये चीज कही गई थी एज पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। यूनियन बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हम लेकर आए, आयुष्मान भारत उसका पार्ट है, और उसके तहत 5 लाख का इंश्योरेंस जो है फैमिलीज को प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा भी है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन करने के। तो देर आर वेरियस थिंग्स एज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एजुकेशन में प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 3.1% ऑफ जीडीपी वो एजुकेशन फील्ड में जो है कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। बट इसको बढ़ाने से रिलेटेड हम लेकर आए थे 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये 3.1 से 6% को हमें रीच करना है। ठीक है, ऑफ जीडीपी एजुकेशन का जो पार्ट है जो खर्च किया जा रहा है ऑन एजुकेशन फ्रॉम द जीडीपी, वो 6% को रीच करना है। तो ये हमारा एम था एज पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। ऑल्सो एमएचआरडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसे रीनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्लास 12 तक जो है वो प्रोवाइड की जाए, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसे 50% किया जाए बाय 2035। ओके, इन द हायर स्टेजेस। तो ये चीज़ हमने की, और साथ के साथ हम ये भी देख रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एजुकेशन वो थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है, वो चेंज करने की हमने कोशिश की है, जहाँ पर इनिशियल के जो ईयर्स हैं उन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस 10+2 इस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, 10 साल जो हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th क्लास तक के, एंड 2 इयर्स इंटरमीडिएट के जो हैं उन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इस चीज़ को डिवाइड करके थोड़े से पर्सपेक्टिव में वेरिएशन लाके फाउंडेशनल जो हमारे ईयर्स है उस पर भी ध्यान दिया जाए। 3 साल आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल जो है, इस पर एज 3 से 6 के बीच में जब बच्चे होते हैं वो अलग तरीके से हो, और इस फाउंडेशनल में 2 और साल आ जाते हैं क्लास 1 एंड 2 6 to 8 में जब होते हैं, तो इनकी माइंडसेट थोड़ी अलग होती है। अब सेकेंड क्लास के बाद थर्ड क्लास से थोड़ी सी अलग हो जाती है, प्रिपरेटरी स्टेज इसे हम कह रहे हैं, जहाँ पे थर्ड से फिफ्थ क्लास में 8 to 10 ईयर्स के बच्चे होते हैं, और वो उनकी माइंडसेट अलग होती है। अब इसके बाद 11 to 14 का जब एज आ जाता है तो वो थोड़े मेच्योर होने लगते हैं, और ये स्टेज है जहाँ पर इन्हें थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना होता है, राइट। तो जो टीचर्स है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, एंड या टीचर्स को और भी अच्छे तरीके से इस चीज़ से रिलेटेड ट्रेन करने के लिए ये डिवीजन किया गया। साथ के साथ 9 to 12 जो है दिस इज द सेकेंडरी पार्ट। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 9 to 12 क्लास के बच्चे 14 to 18 ईयर्स के होते हैं, एंड इनका जो है अब लाइफ के लिए उन्हें रेडी होना होता है। ग्रेजुएशन कैसे किस डायरेक्शन में जाना है वो सारी चीज़ें उन्हें डिसाइड करनी होती है, तो उसका पर्सपेक्टिव अलग है सेकेंडरी का। तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं एक न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर के थ्रू। इसके साथ साथ इस पूरे पॉलिसी के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है: एक्सेसिबिलिटी, एक्विटी, क्वालिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी। तो एक्सेसिबल हो एजुकेशन सभी का, इक्विटी प्रोवाइडेड हो, जहाँ पर जिस तरीके से जो खर्च या फिर रिसोर्सेस है जिसके पास, उतना तो उन्हें एजुकेशन मिले। ठीक है, साथ में क्वालिटी जो एजुकेशन की है वो बढ़ाई जाए, जहाँ हम टेक्नोलॉजी को अभी यूज़ कर सकते हैं, एंड अकाउंटेबिलिटी हो, जहाँ
लेट्स से कई गवर्नमेंट स्कूल्स में हम ये सुनते हैं कि टीचर्स आ ही नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें ना हो, राइट। तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, so these were the things. Social infrastructure, I hope बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा. Now let us try to answer this question. Which among the following is or are included in the social infrastructure of an economy? Health, education, water supply, management of natural resources. So as you can see, health, education, water supply, natural resource का management, ये इनमें से हम ये कह सकते हैं कि most of them are included in the social infrastructure. Okay, so I don't think these should be the right answer. Health and education तो included है, लेकिन water supply and management of natural resources इसमें, so 1 and 2 only should be the correct answer. Okay, A should be the correct answer अगर हम इसे 1 and 2 only देखेंगे, right, because water supply and all हम पढ़ चुके हैं, economic infrastructure का part है, right, तो A should be the right answer here. Then ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वांटिटी, अकाउंटेबिलिटी. जो भी आपको सही लगता है प्लीज मेंशन कर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. इफ यू हैव एनी क्वेरीज इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हो कि ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं. आर दे इवन हेल्पिंग यू, राइट? ऑल द बेस्ट. थैंक यू.